चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद प्रसाद दांगी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण विकास के मूल मंत्र के साथ पार्टी आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया जारी है। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव सुभाष कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सतीश कुमार दांगी, प्रदेश सचिव सब मीडिया प्रभारी क्रांति प्रीतम किशोर इत्यादि उपस्थित थे। जैसे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए कि कौन कौन कुशवाहा। अगर भविष्य में उपेंद्र मैंने पूछ लिया जाए एक बार। चाहेंगे तो कैसे आप हमारे यहाँ कुशवाहा समाज और दांगी समाज दोनों हैं और उसके अलावे अन्य भी हैं। अति पिछड़ा समाज के 34% बिहार में वोट है, उसको हमने साधने का कोशिश किया है और कुशवाहा समाज को भी साधने का कोशिश किया है। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? सर, आपका चुनाव चिन्ह कहीं पे नहीं दिख रहा है रजिस्टर्ड। चुनाव चिन्ह आ रहा है 2-4 दिन में। जब चुनाव चिन्ह आ जाएगा तो हम आप रूबरू होंगे। ये जो चुनाव चिन्ह परसों आया है, इन लोग किन्हीं का 3 महीना, किन्हीं का 4 महीना। आप देख रहे हैं पप्पू यादव की कितनी पुरानी पार्टी है, उनका आया है, माली जी का आया है। ऐसे जो 5-6 महीना पहले से जो जिनका अप्लाई था उनका आ गया है। पार्टी मेरा रजिस्टर्ड हो गया है। चुनाव सिंबल के लिए अप्लाई किए हुए हैं। हमारा भी 2-4 दिन में आ गया। सर, आपने रोजगार की बात की, तो रोजगार की क्या योजनाएं हैं आपके पास? रोजगार का एकदम बिहार में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और उसको सरकार कर नहीं रही है। चाहे जितनी सरकार अभी तक आई है, जिनकी भी जवाबदेही रही है, उन बिहार के लोगों तो आपके पास कुछ योजनाएं होंगी ना, उस योजनाओं के बारे में बताइए। हाँ, योजना है। हमारा पहला है, बिहार में जब भी खुशहाली आना होगा, बिहार का जब भी विकास होना होगा, तो किसानों के घर से खुशहाली आएगी। किसानों द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उस पर उद्योग स्थापित हो, और उद्योग स्थापित हो तो इस रूप में हो कि कोऑपरेटिव बना के हो, उद्योग का स्थापना हो। कोऑपरेटिव बैंक चल रहा है ना, कोऑपरेटिव और संस्था चल रहा है ना, उसमें किसानों के द्वारा शेयर जारी होगा। किसान भी शेयर होल्डर होंगे उस फैक्ट्री का। जैसे आप ईख उपजाते हैं, ईख देते हैं, और 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है चीनी मिल का, तो उसमें जितना चाहे किसान उसमें शेयर होल्डर रहेगा, और तो किसान भी खुशहाल होगा और वहाँ युवाओं की रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी भी दूर होगी। इसी तरह से हमारा है चीनी मिल है, जूट मिल है, कॉटन मिल है, मखाना का उद्योग है, मत्स्य का पालन, मछली पालन का है, लकड़ी का उद्योग है। इस तरह से सारा आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये चुनाव नीतीश जी वर्सेस नॉन है। नीतीश जी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई नहीं है। ये चुनाव विकास बनाम जेल है। ये चुनाव विकास वर्सेस जेल है। यहाँ भाई भाई की लड़ाई है। दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, फिर पार्टी में भाई बहन के बीच अनबन है। यहाँ 2 भाइयों के बीच पर अनिर्णयता की स्थिति है। परिवार में बंटवारे की स्थिति बन रही है। कमल हो चाहे तीर, अपार मतों से जीत मिलेगी। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है। रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखते हैं। उनकी अंतिम चिट्ठी बड़ी मार्मिक थी। उनकी उस चिट्ठी के जवाब में तेज प्रताप ने समुंदर से एक लोटा पानी निकालने का जवाब दिया था। उसी एक लोटा पानी से आरजेडी का तर्पण होगा। राजद के बेरोजगारी ऐप पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तीखा हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि जब आरजेडी के पास मौका था तब कुछ नहीं किया, जब अब अप्लाई करना था तो किया नहीं, अब ऐप बना रहे हैं। दोनों भाई अपने परिवार से पूछे, अगर उनका परिवार भ्रष्टाचार बंद कर देता तो उसी से बिहार कितना आगे निकल गया होता।
कल नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के हुए, उनका 70वां जन्मदिन था। हम सब ने उनको बधाइयां भी दी, मगर आप जानते हैं वो भौतिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो सेवा के रूप में जन्मदिन मनाते हैं और पार्टी भी सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मना रही है। ये प्रक्रिया 14 से 20 तारीख तक चल रही है। उसी उपक्रम में चूंकि बिहार में चुनाव भी है, 70 स्थानों पर, क्योंकि 70वां जन्मदिन है, 70 प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार की भूमि, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक खास लगाव है, और जिस प्रकार थोड़ी मिनटों के पश्चात, मेरे ख्याल से आधे घंटे के पश्चात हम प्रधानमंत्री को टीवी में भी देखेंगे, वो आज एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पुनः लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए बिहार की भारतीय जनता पार्टी ने 70 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं बिहार की जनता और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का उन्होंने एक दूरदर्शिता दिखाई है। बंधुगण, वैसे तो राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव होने वाला है ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है, ये चर्चा का विषय है। कौन है, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? एक पक्ष तो दिख रहा है, एक पक्ष तो कार्यरत है। एक विकास वर्सेस जेल की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्येय एक ही है, एक विकास पुरुष है, एक विकास बाबू हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और बिहार आगे बढ़े, डबल इंजन की सरकार हो, देश भी आगे बढ़े और राज्य भी आगे बढ़े। और वहीं जो दूसरा मुख्य नेता है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, हम जेल इस राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, कर्तृत्वों के कारण से, कानून के माध्यम से वो जेल में हैं। तो विकास वर्सेस जेल का ये चुनाव है। अगर सही मायने में देखा जाए दूसरे पक्ष में कांग्रेस और आरजेडी को, तो आज वहां क्या हो रहा है आप खुद बताइए। अगर मैं कहूं युवराजों में लड़ाई हो रही है, राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। मैं तो दूर दिल्ली में सुन रहा हूं कि यहां भाई भाई की लड़ाई चल रही है, और दिल्ली में तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में अनबन है। तो एक पार्टी में भाई बहन के बीच में अनबन है, 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भाई के पक्ष में, कुछ बहन के पक्ष में, वहां भी अनिर्णयता की स्थिति है, और यहां भी दो भाइयों के बीच में अनिर्णयता की स्थिति है। तो यह आज बिहार की जो 12 करोड़ जनता है वो निर्णय लेगी कि एक तरफ सकारात्मकता खड़ी है, एक तरफ निर्णय लेने की क्षमता खड़ी है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परिवार में ही बंटवारे की परिस्थिति चल रही है। किसको चुनना है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता बिल्कुल निर्णय लेगी। बिहार की इस भूमि को नमन करता हूं कि ऐसा एक टैलेंटेड, होनहार बालक उन्होंने मुंबई भेजा, जिन्होंने बिहार के नाम को रोशन किया। और आप बताइए, ये क्या स्टेट वर्सेस स्टेट का मामला है? ये कोई महाराष्ट्र वर्सेस बिहार का मामला नहीं है, ये सत्य वर्सेस असत्य है। और आप बताइए, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नागरिक होगा क्या जो नहीं चाहता है कि सत्य क्या है वो प्रतिपादित हो? हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ वो सामने आए। आप याद करिए, जब यही बिहार की, आज मैं बिहार के पावन भूमि में बैठा हूं, जब यही बिहार की पुलिस जांच करने के लिए महाराष्ट्र पहुंची तो क्या सुलूक किया गया उस बिहार की पुलिस के साथ? महाराष्ट्र की पुलिस ने महाराष्ट्र की सरकार के कहने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया ताकि वो सच सामने नहीं ला सके। ये लड़ाई महाराष्ट्र की जनता और बिहार की जनता के बीच की नहीं है, ये प्रशासन के बीच में है कि वहां की प्रशासन किस प्रकार से असत्य को आगे बढ़ा रही है और सत्य को छिपा रही है। और पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस प्रकार का व्यवहार बिहार की पुलिस के साथ महाराष्ट्र की पुलिस ने किया ये न्यायोचित नहीं है, ये नहीं करना था, सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। और आज मैं एक सवाल पूछता हूं, आप पत्रकारों को 60 पेज की नोटिस भेजते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहा हूं, मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछ रहा हूं, उद्धव जी आप 60 पेज का नोटिस भेजते हैं पत्रकारों को, मगर 1 पेज का नोटिस नहीं भेजते हैं मुंबई पुलिस को कि बताइए आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं लॉन्च किया सुशांत सिंह राजपूत केस में? आपको पता है इन्वेस्टिगेशन ही नहीं लॉन्च हुआ 70 दिन तक।
तभी जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा। 1 पेज की चिट्ठी उद्धव जी की सरकार ने शिव सैनिकों को नहीं भेजा कि अरे वो नौसेना के एक अधिकारी को, एक वेटरन को घर से निकालकर उसके आंख लाल कर देते हो, उसकी पिटाई करते हो। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राकेश कुमार रंजन ने कहा कि चुनावी शिलान्यास का दौर जारी है। या फिर चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों, आज देखिए आप हमारे विधानसभा में आप जाकर के देखेंगे, हमारे विधानसभा के लोगों से पूछेंगे, पूरे साल कोई काम नहीं होता है। आप दानापुर से उसरी वाले रोड में आप घुसिए, आधा रोड को अतिक्रमण किया गया है। किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा नाला को उठा करके रोड पे रख दिया है। उसका फंडिंग नहीं होता है, उसको ढोने का फंडिंग नहीं होता है। सब कहाँ गया? कितने पैसे निकालेंगे वो चुनाव में लड़ने के लिए? आज शिलान्यास का दौर शुरू हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री वर्चुअल शिलान्यास कर देते हैं, ऑनलाइन शिलान्यास कर देते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। यहाँ पे सुबह उठते हुए देखते हैं कि वहाँ पे शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है। इतना करोड़ का पास करके रोड बनाया जा रहा है। चांदबारी वाले रोड में आप जाकर के देखिए, न्यू मुबारकपुर रोड में मुख्यमंत्री का लगा हुआ है वहाँ पे बोर्ड। 1 करोड़ 32 लाख का प्रोजेक्ट बना हुआ है। लेकिन आप वहाँ से आप महंगी गाड़ियाँ लेकर के जाइए, कितनी महंगी गाड़ियाँ लेकर जाइए, आप पहुँच नहीं पाएंगे अपने जगह पे ठीक से। आपकी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाएगी। ये हमारे चुनावी मुद्दा लेकर के हमारे पार्टियां आ रही है। आज आप देखिए, इलेक्शन का टाइम आया है, पूरा का पूरा वैकेंसी निकाला जा रहा है। पिछला वैकेंसी का रिजल्ट नहीं निकला, उसको रिजल्ट नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि उनको फंसा के रखा गया है कि शायद इनको जिताएंगे तो हमें वोट देंगे, हम वोट देंगे तो इनको जिता करके ये हमारे काम करेंगे, फिर से हमारा वो वैकेंसी पूरा हो जाएगा। वो पूरा नहीं हुआ, उसको लटका के रख के दूसरा वैकेंसी निकाल दिए हैं। सबसे ज़्यादा पहला मुद्दा है विकास। दानापुर में कितना विकास हुआ, क्या इसको लेकर आप अपने जनता को लेकर जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो दानापुर में पूरे एक गांव घुमा हूँ जा करके, कहीं भी मुझे विकास नहीं दिख रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रही है कि सत्ताधारी एक पार्टियां 15-15 साल से सत्ता का सुख भोग रही है। यहाँ पे किया क्या है इन्होंने? क्या घर से भी नहीं निकले हैं? मैं जो प्रेजेंट विधायिका हैं हमारे विधानसभा के, उनके गांव में गया, मैं उनके गांव का रोड नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि विकास गया कहाँ। ना आपके पास अच्छा स्कूल है, ना आपके पास अच्छा हॉस्पिटल है, कोई सुविधा है। एक अगर जो कोई भी गांव का आदमी बीमार हो जाए तो मेरे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे निकलेगा। भले ही पटना नज़दीक हो, दानापुर शहर नज़दीक हो, लेकिन वो अपने घर से निकल करके वहाँ तक पहुँचने में उसको हालत ख़राब हो जाएगा। एक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। वहाँ पे कोई किसी तरह का मूलभूत सुविधा का कोई उपलब्धता नहीं है यहाँ पे। आप बताइए कि कौन सा विकास हुआ यहाँ पे? आप जाके देखिए, सरकारी संस्था हो, सरकारी तंत्र हो, परिषद हो, रोड का बात हो, कहीं भी आप जाकर के देखिए, आप देखेंगे कि क्या हाल हो रखा है। रोड पे आपका विकास दिख रहा है, नाला को उठा करके रोड पर रख दिया। क्या यही विकास है? चलने के लिए आपके पास विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत भाजपा गायघाट मंडल युवा मोर्चा के द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में बद्रघाट मोड़ से गंगा नदी तट के लिंक रोड की साफ सफाई की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह एवं संचालन मिथिलेश शर्मा ने किया। वायु प्रदूषण देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। इसके रोकथाम को लेकर वैसे तो कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बात बिहार की करें तो यहाँ होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी राजनीतिक दल इस बात का प्रण ले कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वायु प्रदूषण के
रोकथाम को लेकर बड़े कदम उठाएंगे। इस बात की मांग CED नामक एक निजी संस्था के द्वारा आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखी गई। मौके पर मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर हामी भरी है। चिंता, हम तमाम लोग गांव के खेत खलिहान से आए। हम लोग तो 90 के पहले किसी घर में एसी नहीं देखते थे पटना में। ये कैसा परिवर्तन हुआ है? 92-93 तक के अच्छे जो संपन्न लोग रहते थे उनके घर में भी एसी नहीं रहता था। आज ये दौर बदला है। अब घर घर बिजली जब पहुंच गई तो गांव में भी जाइएगा तो 10-20 घर मिलेगा, वहां भी एसी लगा हुआ है। और बिहार जैसे राज्य में चूंकि लोकतंत्र में बहुत बड़ी खूबसूरती होती है कि तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। सिस्टम को कैसे अपडेट करें? अगर सब कुछ ठीक रहता तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्यों आता? पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट क्यों बनता? इसका मतलब कि लोगों के बीच जो जनभावना आती है कि सिस्टम को कैसे अपडेट किया जाए, तो नए कानून देश के अंदर बनते हैं, दुनिया के अंदर विमर्श होता है। कायस्थ महासभा युवा संभाग के द्वारा शांति कुटीर में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए राशन और पठन पाठन की सामग्री का वितरण किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन सिन्हा ने यह बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों के साथ समय व्यतीत किया जाए और उनको भी समझा जाए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की युवा संभाग पटना की प्रेसिडेंट अर्चना श्रीवास्तव, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है आज शांति कुटीर में यह कार्यक्रम। यहाँ 3 मिनट्स के लिए इन्होंने कुछ राशन मुहैया कराया है और बच्चों के लिए किताबें और बिस्किट, चॉकलेट्स। उद्देश्य ये है कि इनके बीच कुछ वक्त हिंदुस्तान के भावी कर्णधार भी कुछ गुजारे, और इसीलिए अर्चना के नेतृत्व में ये पूरी जो नौजवानों की टीम है आज इनके साथ वो समय व्यतीत करेंगे और इनका सुख दुख बांटेंगे। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पटना तथा आरा, औरंगाबाद, नवादा एवं झाझा के बस अड्डों का उद्घाटन आज श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के करकमलों द्वारा किया गया। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद श्री सुशील कुमार मोदी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, अध्यक्षता श्री सुरेश कुमार शर्मा माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार, गरिमामयी उपस्थिति श्री नंद किशोर यादव माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार शामिल हुए। तमाम पार्टियों के द्वारा चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। पार्टियों के द्वारा बड़े पैमाने पर युवाओं को जोड़ने की कवायद जारी है। जदयू नेता रणवीर नंदन ने आज सैकड़ों छात्र और युवा नेता को जदयू में शामिल कराया और यह बताया कि किसी भी आंदोलन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं के द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि रोज 100 आदमी को पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और नीतीश कुमार को भारी बहुमत से सरकार बनने में सहभागी होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र नेता और छात्र नेत्रियां आज जनता दल यूनाइटेड छात्र जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। तो इन्हें देखते हुए लगता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छात्रों के हित में
इस बिहार प्रदेश में जितना काम किया, चाहे वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में हो, चाहे वह स्टार्टअप प्रोग्राम के संदर्भ में हो, चाहे वह स्कॉलरशिप योजना के संदर्भ में हो, चाहे जो इंस्टीट्यूशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर हो, छात्र और छात्राओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उससे इंस्पायर्ड होकर पूरे बिहार में आज बहुत बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं जो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के हैं छात्र जदयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और आपने अभी देखा कि इन्हें हमारे संगठन के स्पाइनल कॉर्ड राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव उन्होंने अभी इन लोगों को संबोधित किया है। तो निश्चित रूप से हमें यह लगता है कि ये जो छात्र आज ज्वाइन किए और जिन्हें पदाधिकारी बनाए हुए ये निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक जुनून बनाकर काम करेंगे और काम इन्होंने किया भी है। और बड़ा से बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा, चाहे वो जेपी आंदोलन हो। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की आवाज को बुलंद करेगा जनशक्ति विकास पार्टी। पार्टी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बिहार में संविदा पर काम कर रहे तमाम विभाग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। साथ ही आम आवाम के हक के लिए मजबूत विकल्प देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज राजधानी में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बातें कही। हमारा उद्देश्य है कि बिहार के आम आवाम, जीविका दीदियाँ, जीविका में कार्यरत कैडर, जीविका के कर्मी और उसके साथ साथ सड़क पर संघर्ष करने वाले बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं उसकी आवाज़ बने और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। और इसके साथ साथ बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को विधानसभा में सुनिश्चित करें और हम लोग अपने अधिकार को लड़कर ले सकें। अपना परिचय दें। प्रदीप कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ति विकास। मधुबनी कलेक्टर के सामने और बिहार के कई जिलों में भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ललित कुमार सिंह ने कहा कि आईपीएस संजीव भट्ट जब तक रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक भारतीय मित्र पार्टी का आंदोलन यूं ही बढ़ता रहेगा। जी, हम लोग निष्पक्ष भाव से जो आईपीएस संजीव भट्ट है उनकी सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। हम अपने केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं जो निष्पक्ष उनकी जांच हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी भी लिख करके उनसे निवेदन की है जो राष्ट्रपति महोदय जी इनका सीबीआई जांच कराए और उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है तो आप जो भी सजा देने के लिए है, जो भी अपना हमारे हिंदुस्तान के कानून में जो सजा बनती है उसके लिए हम लोग बिल्कुल कहीं कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब तक जांच नहीं पूरी होती है उसके आप लोगों ने बगैर वजह से बगैर जांच किए हुए एक छोटा कोई अफवाह होता है या कोई विवाद होता है उसकी सीबीआई जांच होती है, लेकिन आईपीएस जो एक हिंदुस्तान का गौरव पद होता है उसका आपने कभी आईपीएस क्या कहते हैं इसको सीबीआई जांच नहीं कराई है। तो भारतीय मित्र पार्टी पटना के कारगिल चौक से ही पिछले संडे को हमने ये आवाज उठाया था जो आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई की हम लोग मांग कर रहे हैं।